नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में काफी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से मार्केट ने वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग दी उससे बड़ा अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट थे, चाहे बॉन्ड मार्केट में हो, करेंसी में हो, क्रूड में हो, या इवन खाड़ी देशों में जो झगड़ा चल रहा उसमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। और लास्ट डे तो एग्जिट पोल भी आ ही गया है, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीकों से हमें प्ले होती हुई दिख रही हैं। मंथली ऑटो सेल्स के नंबर भी आ चुके हैं, तो नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब 4 मई को चुनाव के नतीजों का परिणाम भी आएगा। इन सबको कंसीडर करें तो मार्केट की रुख क्या बन रही है नेक्स्ट वीक, क्योंकि कुछ मैक्रो डेटा जो है बहुत फेवरेबल नहीं लग रहा हुआ है। उन सब पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और सुनील सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सर ये हमें समझाएंगे कि ये पूरी पहली महीने भर की जो बनी है, क्योंकि अप्रैल एंड भी हुआ है, तो उसको भी देखेंगे। कुछ चीजें जो बेसिक वीकली हम लोग देखते हैं, तो छोटा हफ्ता था, फ्राइडे को छुट्टी थी, 4 दिन का हफ्ता था, तो उसमें निफ्टी देखिए 0.7% ही नेगेटिव हुआ है। आईटी इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव था, और फार्मा फार्मा देखो 0-0 है, लेकिन ग्रीन में मैंने इसलिए रखा क्योंकि वो 6 पॉइंट ऊपर है वीकली बेसिस पे। तो हमने कहा जो 0-0 ही है, लेकिन ग्रीन में ही था। और उसमें एक बड़ी खबर थी सन फार्मा की ओर से। लेकिन पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, इन सब में काफी गिरावट हुई, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए। तो इसका क्या मतलब है, क्यों इतना बड़ा हुआ? साथ ही एफआईआईज नेट सेलर थे, हैं और रहेंगे, ऐसा संभावना बनती हुई दिख रही है। टोटल अप्रैल मंथ की क्लोजिंग उन्होंने 70,000 करोड़ रुपए की है, और इन्होंने 51,000 करोड़ रुपए की, तो गैप 19,000 करोड़ का बना है। और एनुअलाइज बेसिस पे भी मैं आजकल दिखा रहा हूं आपको, तो 2026 में अब ये संख्या हो गई है 2,40,000 करोड़, और इधर है 3 लाख करोड़। ये अभी सिर्फ 4 महीने का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में 3 क्वेश्चंस कि सुनील सर ने लास्ट वीक क्या रीड किया मार्केट में, कैसे कैसे क्या हुआ, व्हाट मैसेज डिड द मार्केट प्रोवाइड लास्ट वीक। दूसरा क्वेश्चन है, डू यू थिंक माइक्रो इंडिकेटर्स लाइक करेंसी, बॉन्ड, क्रूड अनफेवरेबल हो गए हैं क्या? और फिर तीसरा अंत में कि भैया करें क्या। ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी हमें क्या करना चाहिए। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और 3 महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपके सामने रखे, अब आप हमारी पहली सुलझाइए। तो चलते हैं, मैसेज मार्केट ने क्या दिया। तो मार्केट का ये हफ्ता बहुत उतार चढ़ाव वाला हफ्ता था, तो उसको पहले समझेंगे, क्योंकि की इंडिकेटर्स जो है, तो पहला है हमारे मार्केट के लिए आज के दिन में ओनली वन थिंग मैटर्स इन ऑल द होल थिंग, क्रूड का प्राइस। और यहाँ पर ये 5 दिन का है, तो याद रखिए। तो उसमें तो क्योंकि पिछले हफ्ते में 4 दिन ही मार्केट था, तो क्या यहाँ पर चीज है कि आपको याद होगा कि इस मंडे से पहले वाली फ्राइडे में मार्केट में भयंकर करेक्शन हुआ था, यस। प्रीवियस फ्राइडे को। तो मार्केट जब खुली थी, तो उस तरफ देखेंगे तो क्रूड तभी हुई ही थी। तो एक्चुअली मार्केट थोड़ी पॉजिटिव साइड में खुली थी, मगर बीच में क्या हुआ, वो ईरान का सीज फायर का वो जो सिचुएशन है, उसमें बदलाव आ गया, कॉल्स कैंसिल हो गए। प्लेन में बैठने वाले थे वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको मना कर दिया। और उसके बाद जो क्रूड का स्पाइक था, वो फर्स्ट ट्रिगर था मार्केट में एक अच्छी स्टार्ट से एक फुल स्टॉप ना बीच में लगाने का। ठीक है, तो ये पहली बात है, ये क्रूड के बात है, राइट। उसके बाद वो स्पाइक के बाद थोड़ी शांत हो गई, मगर वो स्पाइक भयंकर था, और उस दिन का करेक्शन। तो इसके बाद विक्स को देखें, तो विक्स का भी क्या है इम्पैक्ट, वॉलिटिलिटी, क्योंकि आप क्रूड के स्पाइक होने के अगले दिन से वॉलिटिलिटी बढ़ गई। और वॉलिटिलिटी की मतलब क्या है कि आपको हाई डिग्री ऑफ नर्वसनेस होता है ना, यही वॉलिटिलिटी होती है ना। तो एफआईएस के मन में नेचुरली वो नर्वसनेस आ गया था, तो वो फ्लोज में भी हमने देखा होगा इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट। और इसके कारण भी आपको एक एफएनडो और उस टेरिटरी में विक्स का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है मार्केट में। तो नेचुरली ये विक्स उस स्टोरी को क्लियरली बता रहा है कि मिड वीक में कुछ प्रॉब्लम हुआ। फिर आते हैं डॉलर पे। डॉलर देखिए पहले 94 गया था, इसलिए आपको कोई जगह में उसका रिटर्न उतना नहीं दिखेगा, मगर ये 5 दिन का, एक वीक का देखें तो क्या हुआ डॉलर का कि ये क्रूड का स्पाइक के साथ इस बार आरबीआई डिफेंड नहीं कर पाई डॉलर को, क्योंकि इसके पहले वाला डिफेंस था स्पेकुलेटिव एक्शन को कम करा के एनडीएफ मार्केट में ये लगा के
दबाव डाल के वो जो वॉलेटिलिटी क्रिएट किया था उसको कंट्रोल किया था, मगर अंडरलाइंग प्रेशर बिहाइंड द रुपी वो करेंसी का वीकनिंग स्टोरी ही है। क्योंकि बात समझे आप कि हमारे इकोनॉमी में क्रूड का 50% प्राइस का बढ़ना पे दिखना चाहिए, राइट। अब मार्केट को पता नहीं, अभी भी गवर्नमेंट ने पास ऑन नहीं किया है, तो इन्फ्लेशन में उसका असर नहीं आएगा, तो ये फिस्कल पे कितना इम्पैक्ट होगा ये कुछ मायना नहीं है। और जब आपको ये आंकड़े सब शायद आपको फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी के नंबर जब आएंगे उसमें एक महीने का इम्पैक्ट दिखेगा, विच विल बी, मगर फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी माने जून एंड का, अजय ये मार्च का भी जीडीपी आपको आ जाएगा शायद मई एंड तक, 30 जून को सर, 3 महीने लगते हैं, 50th डे पे 30 जून को आएगा Q4 का जीडीपी। तो तभी आपको इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखेगा। तो मेरे ख्याल में करेंसी एक वीकनिंग ट्रेंड पे ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद आरबीआई भी सोचेगी कि कितना अपना रिजर्व्स को यूज करना चाहिए डिफेंड करने के लिए, क्योंकि इंपोर्ट बिल बढ़ रही है, इंपोर्ट बिल बढ़ रही है तो इंपोर्ट कवरेज गिर रही है, सो इतना वो अपना रिजर्व्स को इस्तेमाल करने से भी सोचेंगे। तो रुपी का एज लॉन्ग एज द वॉर सिचुएशन एंड क्रूड कंटिन्यूस, वो एक मेरे को कंडीशन डालना है तो रुपी की। और ये इम्पैक्ट इस महीने भी दिखा आपको, इस हफ्ते भी दिखा आपको इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक मार्केट, तो ये और एक फैक्टर था। फिर आते हैं बॉन्ड यील्ड में, क्या हुआ, ये फेड के कारण, फेड का हॉकिश होल्ड के कारण यूनाइटेड स्टेट्स में देखिए 4.38 तक, एक्चुअली 4.41 तक गया था। सो 4.25 लेवल से कुछ हफ्तों पहले से डॉलर हैज बिकम, डॉलर यील्ड्स हैव हार्डन्ड, तो नेचुरली इंडियन यील्ड्स पे उसका इम्पैक्ट है। तो 7.06 पे गया 10 ईयर और 30 ईयर का 7.62। सो ये सब फैक्टर्स थे जो आपको निफ्टी के परफॉर्मेंस, जो अगले स्लाइड में देखेगा आप क्लियरली ट्रेजेक्टरी देख सकते हैं इस हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस। देखिए बीच में एक रैली 5 डेज की बात करें, राइट, और उसके बाद करेक्शन, राइट। तो ये थी निफ्टी की स्टोरी। तो ये हफ्ता तो मैसेज मार्केट क्या दे रही है कि देखिए, एक मिनट आप अपना वो एफआईआई की स्लाइड में जाएंगे, आपके फ्लोज इस हफ्ते की फ्लोज में, तो इस हफ्ते की बात करें तो वापस उसमें जाएंगे। तो एक मिनट मैं कहता हूँ आपको कि वीकली, हाँ देखिए क्या हुआ, शुरुआत एफआईएस ने उतना नहीं किया, फिर 1000 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर एकदम 8000 करोड़। सो ये वर्सनिंग मैक्रो सिचुएशन का इंडिकेटर है हमारा, क्योंकि ऐसी कुछ खास नेगेटिव अर्निंग सीजन में नहीं आई है। इनफैक्ट आप देखें तो डीआईएस ने ठीक ठाक खरीदारी की है ड्यूरिंग द वीक। तो क्या मैं कह रहा हूं कि ये फेड का एक्शन के कारण इमर्जिंग मार्केट से थोड़ा पैसा निकल के रिस्क ऑफ हुआ, वो एक कारण था अप्रैल 30 का, क्योंकि फेड की वेदर भी हुई, फिर ऑयल प्राइस का स्पाइक, तो एफआईएस की रुख में 30 अप्रैल को भयंकर सेलिंग हुआ। तो ये आने वाले हफ्ते के लिए शुरुआत में अनलेस कोई बदलाव आ जाए, क्या बदलाव, तेल अभी भी 109 पे है, मैं देख रहा था, सो इट इज नॉट कम डाउन वेरी शार्पली। उस दिन गया था 126 तक, फिर गिरी थोड़ी, फिर एक 119 पे आई, फिर अभी 109 पे है। तो दिस क्रूड प्लस करेंसी प्लस बॉन्ड यील्ड, ये तीनों ने आके इस हफ्ते का वाट लगा दिया। दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस वीक, ओके। और बीच में एक स्पेसिफिक फैक्टर था जिसको मेरे को बताना है आपको, जिसमें अगले स्लाइड में बताता हूँ, मगर एक मिनट, आप जो यहाँ पे आ गए तो मेरे को वो सेक्टर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सो सेक्टर वाली स्लाइड में खास क्या आपको स्टैंड आउट कर रहा है कि पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों में, तो एक कारण इसका है बॉन्ड यील्ड का स्पाइक, बिकॉज पीएसयू बैंक्स के लिए वो ट्रेजरी होल्डिंग ज्यादा रखते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको। मगर अब आगे बढ़ेंगे मेरे स्लाइड में, तो मैं खास करके इस हफ्ते में और एक फैक्टर थी जिसने इस बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स को
दबाया है। ये है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने अनाउंस किया, मगर ये अप्रैल 2027 से ही है। राइट। बस गिने हैं, बट फिर भी मार्केट ने फ्यूचर को आज ही डिस्काउंट कर दिया कि ये बैंक को अब से अप्रैल तक उनको अपना कैपिटल एडिक्वेसी को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये नेगेटिव ही बैंकिंग सेक्टर के इस सुधार, और कुछ हद तक मैं मानता हूं कि यही निफ्टी का भी अंडर परफॉर्मेंस का कारण है, बिकॉज 35% ऑफ निफ्टी इज बैंकिंग। बैंकिंग। तो इसका भी इम्पैक्ट, तो इस हफ्ता रियली एक चैलेंजिंग हफ्ता था। एक तरफ क्रूड, दूसरी तरफ फेड, तीसरी तरफ आरबीआई, तीनों ने मार्केट को ऊपर चके, एक के ऊपर बैठ गए। तो इट्स अ मिरेकल के मार्केट दिस वीक ऑलमोस्ट खाली 1% ही गिरा है निफ्टी। बाल ये भी बच वो गए एक्चुअली, देखिए ये तो बाल बच गए। इतनी भयंकर नेगेटिव्स के कारण भी मार्केट उतना गिरा नहीं है। राइट। सो आई वुड से कि एक्चुअली मार्केट फेयरली, एक क्या कहूं मैं, रेजिलियंस, एक कुशन की तरह ये सबको ऑब्जॉर्व किया है, और उसका मेन कारण है डीआईआईस और रिटेल। क्योंकि अगर आप वापस वापस सॉरी मैं वापस वो स्लाइड में जाने के लिए कह रहा हूं आपको, एक मिनट जाइए आपको, क्योंकि किसमें सर, एफआई वाले में? नहीं रिटर्न्स वाले में। अच्छा, सेक्टर रिटर्न्स में। सेक्टर के पहले वो अपना कैप का रिटर्न्स, इंडेक्स हम्म, इंडेक्स रिटर्न्स। हाँ, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए निफ्टी का 0.7% डाउन दिस वीक, निफ्टी 150 का खाली 0.4% डाउन, स्मॉल कैप का 0.8% डाउन, और माइक्रो कैप का 0.5% अप। यस। तो क्या दिख रहा है इसमें? एफआईएस ने बेचा, इसलिए लार्ज कैप पे दबाव और थोड़ा निफ्टी 150 में भी दबाव, मगर रिटेलर्स ने आके खरीदा है और डीआईएस ने भी खरीदा है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, मार्केट टॉप से गिरती है तो बॉटम में और भी गिरावट ज्यादा होता है। हाँ। बिकॉज क्या होगा कि इस अभी क्या है कि रिटेलर्स के मन में आ गया है कि मार्केट ओवर करेक्ट हो गया और वॉर खत्म हो जाएगी, और जब मार्केट गिरता है तो उनकी वाट लगती है, बट फिर भी दे आर स्टिल स्टिकिंग इन देयर, दे आर नॉट पैनिकिंग। आप बेस ऑफ द मार्केट में रेजिलियंस देखिए। तो ये मेरे लिए क्लू है कि इंडिया में रहते हुए जो इन्वेस्टर है उनकी सोच ये है कि मार्केट का करेक्शन हो चुका है, अब ज्यादा नहीं होगा। क्या इससे मैं सहमत हूं? मैं बताता हूं सर, आगे जाते हुए मुझे इसका जवाब चाहिए कि हाँ, क्या ये लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, गलत असेसमेंट कर रहे हैं, इनकी सोच क्या है? आगे इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जरूर अभी हम जरूर लोग जवाब देते, तो आगे बढ़ेंगे अभी। तो यस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। अपना आ गया ये। हाँ, हाँ, ये हो गया, ये तो एक सेंसिटिव था। सेकंड सेंसिटिव तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। और एक चीज है कि इन 7 कंपनी, और इससे बहुत सारे भी थे कि सब अर्निंग्स की रिलेटेड, एक्सेप्ट सन फार्मा जहां पे एक्विजिशन की बात उठी थी, बाकी सबका अर्निंग्स रिजल्ट डिसेंट था, अच्छा था। तो अभी तक की जो अर्निंग सीजन भी है वो इतनी खराब नहीं है जितना एक वॉर के कारण डर था मन में। तो ये मैं एक पॉजिटिव ट्रिगर इसलिए, और इन्हीं बैंक्स की जब रिजल्ट्स आई, रिटेल ने आके जम के खरीदा इनको। यस। जैसे रिटेल आई जाके उन्होंने खरीद लिया। तो एक रिटेल का खरीदने का कारण भी था कि जब एक एक मैं कहूंगा कि एक बहुत सुपर अर्निंग्स आती है तो उसको खरीदते ही, पर उसके सेक्टर में भी थोड़ी खरीदारी हो जाती है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। ओके, और इसके बाद वाला जो स्लाइड है उसमें आते हैं। अभी मेरे को हर डे को एनालाइज करना है, तभी आप समझ पाएंगे इस हफ्ते को, राइट? सो लेट्स गो डे वाइज। सो मंडे को क्या हुआ? निफ्टी का ऑलमोस्ट 0.8% अप, मिड कैप का 1.5% अप, स्मॉल कैप का 1.9। तो रिटेल की हाथ दिख रही है यहाँ पर क्लियरली। और विक्स भी गिर गया क्योंकि वो फ्राइडे, उसके पहले वाला फ्राइडे बहुत खराब था, राइट। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी हो चुका होगा। एफआईएस ने फिर भी बेचा उस दिन, डिस्पाइट 900 करोड़ सेलिंग, डीआईएस ने 4000 करोड़ बाइंग किया। करेक्ट। तो ट्रिगर क्या था? ग्लोबल क्यूज उस हफ्ते का बिगिनिंग में पॉजिटिव थे, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन गिरने की एक ये थी, क्योंकि
एक यूएस ईरान का कोई बातचीत होगी, ये होगी करके कुछ खबर आ रही थी। ये मंडे की बात थी। और मंडे एक्चुअली मार्केट अप में मूव हुआ। फिर Yes. ट्यूसडे को क्या हुआ? निफ्टी गिरा 97 पॉइंट्स। मिड कैप का गेन, फिर भी स्मॉल कैप का गेन। अगेन देखिए, निफ्टी गिरा मगर स्मॉल कैप और मिड कैप, क्योंकि विक्स गिर गया उस दिन। राइट। फिर भी निफ्टी गिरा, क्यों? क्योंकि एफआईएस ने 2000 करोड़ बेचा और डीआईएस ने थोड़ा ही खरीदारी की। और ये निफ्टी का गिरने का कारण था बैंक इंडेक्स का गिराना। तो उसी दिन आरबीआई का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाला फ्रेमवर्क रिलीज हो गया। तो निफ्टी की गिरावट के पीछे आरबीआई का हाथ था उस दिन, ट्यूसडे को। ठीक है, राइट। अब आते हैं वेडनेसडे को। क्या हुआ निफ्टी को? निफ्टी बढ़ी, मिड कैप गिरा और स्मॉल कैप बढ़ा, मगर विक्स गिरा। दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर भी एफआईएस ने बेचा और डीआईएस ने खाली 1800 खरीदा। तो अगेन रिटेल की हाथ मुझे दिखती है यहाँ पर। कुछ खास नहीं था। नो फ्रेश जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कुछ नहीं हुआ। तो एक रिलीफ वाली थी वेडनेसडे को। फिर आई हमारी वर्स्ट डे ऑफ द वीक, थर्सडे, जहां पर निफ्टी की गिरावट, मिड कैप की गिरावट, स्मॉल कैप की गिरावट। बट फिर भी देखिए, गिरावट इज नॉट मच। ये 8,000 करोड़ का एफआईएस सेलिंग। करेक्ट। फिर भी आपको सब लेस देन 1% ही प्रेशर है। क्योंकि वॉर, मान लीजिए, ब्रेंट क्रूड टच्ड 126 उस दिन, बिफोर क्लोजिंग एट 114। और उसी दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वो एक्सपेंडेड मिलिट्री ऑप्शन की कुछ बातचीत की, राइट। रिजेक्ट किया टेहरान का प्रपोजल। रुपी गया 95.30 मिडिल ऑफ द डे, फिर क्लोज हुआ 94.88 या सब कुछ, 94.91, राइट। और उसी दिन फेड ने भी अपना हॉकिश होल्ड, और उसके साथ बैंक ऑफ जापान और ईसीबी ने भी हॉकिश होल्ड कर दिया। तो ये ट्रिपल सेंट्रल बैंक का हॉकिनेस सेम डे में आने के कारण उस दिन वो क्रूड का स्पाइक भी और ये भी मार्केट को। बट फिर भी मेरा मानना है कि मार्केट उतना गिरा नहीं जितना गिरना था, विथ ऑल ऑफ दिस नेगेटिव। ट्रू, वेरी ट्रू। क्या कहूंगा मैं कि मार्केट बहुत हाइपर सेंसिटिव है, बहुत रिएक्टिव है, हर दिन ऊपर नीचे जा रही है। बट एक रेजिलियंस है मार्केट में, क्योंकि मेरे ख्याल में रिटेल अभी खरीद रहे हैं। ओके, नहीं तो ऐसी हम नहीं देख सकते। और डीआईएस ने भी अपना खरीदारी 3000 किया है। और मान लीजिए कि डीआईएस की खरीदारी भी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में होती है, क्योंकि पैसा उनको वैसे ही आता है। डीआईएस का पूरा लार्ज कैप नहीं खरीद सकते, स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप खरीदना है, मिड कैप में। तो ये था डे वाइज एनालिसिस ऑफ द वीक। तो समरी क्या कहेंगे मैं कि ये एक्चुअली इस हफ्ता मार्केट को बहुत से मुसीबतें झेलनी पड़ी। क्रूड प्राइस पे, रुपी डॉलर वीकनिंग, फेड का हॉकिश होल्ड, क्रूड का स्पाइक, आरबीआई का क्रेडिट ऑन द वेरी बिग सेक्टर ऑफ बैंकिंग, राइट। तो ये सब के चलने के बाद ये परफॉर्मेंस मुझे उतना खराब नहीं दिखता है, क्योंकि एक डीआईएस की बाइंग रही डिसेंटली और एक रिटेल का भी बाइंग रहा है। यानी रिटेल हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, पैनिक नहीं कर रहे हैं, ये साफ दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए अब अगर अगले हफ्ते की बात करें, राइट, तो मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि एफआई, और इसको महीने के बिगिनिंग से स्टडी करना जरूरी है। ये हर दिन की एफआई और डीआई की बिहेवियर है। तो शुरुआत इस महीने की 1 to 8 एफआईएस जो मार्च में भयंकर सेलिंग कर रहे थे, 1.22 लाख करोड़ उन्होंने बेचा, राइट, समथिंग लाइक दैट, उसका कंटिन्यूएशन से शुरू हुआ। देखिए, ये वॉर का इंपैक्ट, एफआईएस कंटिन्यूसली बेच रहे थे और डीआईएस भी खरीद रहे थे टू मैच द एफआईएस, करेक्ट, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आपको मैं यहाँ से नोटिस करने की सलाह दूंगा आपको। देखिए, एफआई की सेलिंग बढ़ी तो डीआई की बाइंग भी बढ़ी, यस। तो फर्स्ट वीक वाज डीआई भी 1.4 लाख करोड़ खरीदा लास्ट वीक मंथ में उन्होंने। फिर भी फर्स्ट क्या 1 2 3 4 5 दिन में 35,000 करोड़ का खरीदारी किया डीआईएस ने। तो ऑलमोस्ट दे मैच द एफआईआई सेलिंग।
37,900, 34, खाली 3,000 करोड़ का डिफरेंस। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये अभी इस हफ्ते की नहीं। अब क्या आते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, 9 तारीख से आपको रिजल्ट सीजन शुरू हो गया। तो देखिए क्या हुआ, 9 तारीख से लेकर डीआई ने अपना खरीदारी एकदम से गिरा दिया। करेक्ट। पिछले हफ्ते 9,000 8,000 करोड़ खरीदे थे, अभी तो हो गया 400 करोड़ 160 करोड़। ये टोटल ये 2 वीक्स की बिहेवियर में कह रहा हूं, क्योंकि अर्निंग सीजन की शुरुआत से डीआई की सोच होती है अभी मैं खरीदारी नहीं करूंगा, अभी मैं वेट करूंगा, अर्निंग्स को स्टडी करूंगा, फिर चूज करूंगा, और उस सिलसिले में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी करूंगा। और प्रॉफिट बुकिंग कब हो सकता है, जब कोई खरीदने के लिए तैयार हो। तो जिस दिन एफआईआईस का रुख पॉजिटिव बदला, उस दिन जम के बेचा डीआई ने। देखिए यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल साहब। 16-17 को एफआईआईस ने खरीदारी की, बिकॉज उनको लगा कि अभी ये वॉर सीजफायर कुछ अनाउंस हो गया, ये वाली बात अभी ठीक ठाक है, इंडिया में अभी थोड़ा पॉजिटिव टर्न कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली डीआई ने जाके ठोक दिया उनको अपने प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि कैश रेज करना है उनको खरीदारी के लिए। करेक्ट। तो ये देखिए, और फिर एफआईआईएस ने वापस जब उन्होंने बेचना शुरू किया, तो डीआईएस ने वापस थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू की। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि डीआईएस क्या करे, थोड़ी स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस दिन एफआईआईएस का थोड़ा पॉजिटिव आ रहा है, तो उन्होंने जो इतनी देर से लास्ट में खरीद के रखा उसको उनको ठोक दो, कैश रेज करो, ताकि वर्निंग सीजन में जो स्टॉक और सेक्टर उनको क्लियर दिखे कि अभी फ्यूचर अच्छा है, उसको खरीदे। राइट। तो दिस वाज द सेकंड वीक, ये अभी हमारे पिछले हफ्ते पे नहीं आए अभी। तो ये थी माहौल। और ये सोचिए कि पूरे 2 हफ्ते के टोटल पीरियड में डीआईएस ने खाली 160 करोड़ खरीदा है, टोटल दिखे नीचे। दैट वाज अ हॉलीडे वीक। आप समझ सकते हैं कि डीआईएस ने कहा मैं छुट्टी पे जा रहा हूं मुझे मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। पूरे 2 का नेट इंपैक्ट खाली 160 करोड़। ओके, ये था उस 23rd वीक का। अब आते हैं इसका अगला, क्या हुआ यहाँ तो कांड हो गया। बेचना शुरू, नहीं ये नहीं भैया, दिस इज 1st to 8th। अच्छा, पहले वाला नहीं ओके, ये भी 1st to 8, वो मिस हो गया। वो दोनों स्लाइड, ये 1st to 8 का मिल रहा है, एक लास्ट वीक का स्लाइड था, ये है 2nd 3rd एंड दिस इज द 4th वीक। नहीं 4th नहीं है, ये 1st वीक है ये। अच्छा हाँ, एक सेकंड, ये 4th वीक, रुको वो 1 मिनट आप उसको डाल सकते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू करिए कमेंट्री में, उसको डालता हूँ। तो क्या हुआ पिछले हफ्ते में कि डीआईएस ने, अब अर्निंग सीजन का हो गया 2 हफ्ता, तो अभी उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी है। धीरे धीरे उनको एक सेक्टर की क्लैरिटी मिल रही है, तो पैसा लगाना शुरू कर दिया। और एफआईआईएस ने भी उतना सेलिंग नहीं किया, एक्सेप्ट द लास्ट डे जो हमने देखा 8,000 करोड़, राइट। अच्छा एक काम कीजिए, तो आप सीधे उसमें जाइए ना, आपका लास्ट वीक का स्लाइड है ना, अभी वो स्लाइड मेरी वाली स्लाइड है। यस, आपकी लास्ट वीक का स्लाइड में सब बता देगा ना। करेक्ट, मैं उस पे जाता हूँ सीधे। उसी पे जाता हूँ, उसमें दिख जाएगा आपको। और उसमें पूरा लास्ट वीक का स्लाइड है। यस, ये रिपीट हो गया ये। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर डीआईएस ने कंटिन्यूअसली अभी खरीदारी शुरू कर दिया, और वीकली उन्होंने 11,000 करोड़ खरीदारी कर दी, राइट। So if not for that last day 8,000 crores, DII buying would have been more than FI selling. तो लास्ट डे का 8,000 था, इसलिए वो 13,700 रुपया। तो क्या कह रहा हूं मैं, डीआईएस को अभी एक समझ आना शुरू हो गया है, और पिछले हफ्ते से वो अपना कैश को डिप्लॉय करना इंक्रीज कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये समरी है। तो अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो माहौल क्या है कि एक है कि रिटेल ने क्या हिम्मत नहीं हारा है इस हफ्ते। डीआईएस ने अपना पिछले 2 हफ्ते का जो एक ठंडा माहौल था, उससे अभी पॉजिटिवली बदल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मेरी सलाह क्या है, मैं 10 पॉइंट में आपको लिख रहा हूं। तो कीप बाइंग फर्स्ट, इन्वेस्टर्स व्हाट शुड इन्वेस्ट, दे शुड कीप बाइंग बट डाइवर्सिफाइड पुल। मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा कि एक चीज कि कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा बुरा करेगा पता नहीं है, अर्निंग सीजन अभी चालू है, तो अभी सेक्टर पिक करना किस हिसाब से कर सकते हैं, नंबर्स ही नहीं है हमारे पास, राइट।
डाइवर्सिफाई रहिए, और बेस्ट स्टिल आप स्टिक टू अ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लगाइए, राइट। डोंट ट्राई टू पिक स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, ओके। जो नॉर्मल रिटेल के स्टॉक मार्केट में जो बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि एक अच्छा अर्निंग आया उसको जाके खरीद रहे हैं, मगर अगले दिन ही उसी सेक्टर में किसी दूसरे व्यक्ति कंपनी ने बुरी रिजल्ट दिया तो पूरा सेक्टर का वाट लग जाता है। तो ये थोड़ा हाई रिस्क है, जाके अर्निंग्स को देखकर उस स्टॉक को खरीदना। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं सलाह दूंगा, शॉर्ट टर्म जो करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए, मगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं कहूंगा कि कीप बाइंग, बट स्टिक टू आइडियली म्यूचुअल फंड या डाइवर्सिफाइड। क्योंकि, और इसका कारण क्यों बता रहा हूं मैं, अर्निंग सीजन हैज नॉट बीन टू डिसअपॉइंटिंग। जितना डर था वॉर के कारण इंपैक्ट का, और मैंने अभी भी दिखाया 7-8 बड़े दिग्गज कंपनी जिनका रिजल्ट अच्छा आया है। हेंस मार्केट शुड नॉट करेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स भी थोड़ी खराब आई, मार्केट अर्निंग्स के कारण करेक्ट नहीं होगी, तो खरीदने का वक्त है मेरे लिए। सेकेंड, इसके बियॉन्ड डीआईएस कैन नॉट डिले परचेसेस, क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। 2 हफ्ते उन्होंने क्वाइट रहा, इस हफ्ते उन्होंने शुरू कर दिया, इसके बाद वो वापस सेलिंग मोड में नहीं जा सकते हैं। उनको बाइंग मोड में सेलिंग इसलिए होगा कि सेक्टर रोटेशन करना, अगर एक सेक्टर में कुछ रिजल्ट्स गाइडेंस ठीक नहीं है तो वहां से प्रॉफिट बुक के किसी और को खरीदना। तो ओवरऑल मार्केट को वो सपोर्ट करना ही चाहिए उनको। सो डीआईएस की कैन नॉट डिले परचेसेस बियॉन्ड दिस वीक और नेक्स्ट वीक एट द लेटेस्ट, ठीक है, ओके। फिर थर्ड, जियोपॉलिटिक्स में आते हैं। ट्रंप ने बयान दिया है अपने कांग्रेस को कि क्या, कि वॉर खत्म हो गई। और पता है क्यों? क्योंकि 1 मई के बाद उनका 60 डेज का वो टाइम खत्म हो जाता है, राइट। तो दे कैन नॉट कंटिन्यू द वॉर बियॉन्ड 1 विदाउट कांग्रेस अप्रूवल। इसलिए उन्होंने जो सीज फायर किया था उससे कहा कि वॉर खत्म हो गया, और इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक बॉयकॉट के वे चालू कर दिया और वॉर को खत्म हो गया। तो ये एक सिग्नल है, अभी उसको वापस वॉर शुरू करना है तो he has to get कांग्रेस अप्रूवल। तो ये एक स्थिति है उसकी। इसके ये have to find a smart way if he really wants to do the military option again. He has to find some way to do without going to Congress. Okay? Correct. सेकेंड, इकोनॉमिक ब्लॉकेज जो शुरू कर दिया, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ईरान कांट लास्ट वेरी लॉन्ग विदाउट फूड। देखिए, ऑयल को अपने ब्लॉक कर दिया वो बात अलग है, मगर फूड सप्लाई ये भी हॉर्मुज स्ट्रेट से ही उनको आता है। तो मिलिटरी वॉर से ज्यादा इकोनॉमिक वॉर ईरान को एक सीज फायर या एक एंड ऑफ द वॉर को लाने की मजबूर करेगा। तो मेरे मन, तो इसलिए मेरा मानना है कि वॉर ज्यादा दिन टिक नहीं सकती है इसके बाद, और उसका कारण और भी है, बता रहा हूं, क्योंकि और इनफैक्ट इफ द वॉर रेटोरिक एंड क्रूड गेट्स वर्स, इट विल हेस्टन द एंड ऑफ द वॉर सूनर देन लेटर। और उसका कारण अभी अगली स्लाइड में मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि अगले स्लाइड में आइए, gas prices, gasoline prices are putting too much pressure on Trump's popularity. 40% gas prices gone up in America. और midterm election आ रहे हैं, तो उसको भी एक विन विन ढूंढ के he has to end the war. तो आई बिलीव के किसी की भी फेवर में नहीं है कि वॉर को और खींचा जाए। वो मैक्सिमम कितना कंसेशन ईरान से एक्सट्रैक्ट कर सकता है ये जानने की कोशिश कर रहा है विद इस दबाव, और अल्टीमेटली वो डिक्लेयर करेगा कि हम जीत गए वॉर को। तो मोमेंट दैट हैपेंस, आपको ऑयल प्राइस will start coming down according to me. So it may go up before coming down. Let me be clear. क्योंकि this noise and rhetoric and उसमें oil बढ़ भी सकता है, मगर बढ़ गया तो और भी वर्स है ना यूएस के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वो एक्चुअली क्रूड प्राइसेस को नीचे लाएगा। तो यूएई जो अभी कोपेक से हट गया, उसका करंट सप्लाई खाली 2.4 मिलियन बैरल्स पर डे है, और उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 4.85 है। यस, 2 मिलियन बैरल को अगर रिलीज करेगा तो मेरे ख्याल में क्रूड, ऐसे ही ये वॉर का खत्म होने की खबर आती है, क्रूड सीधे 90 पे आ जाएगा इमीडिएटली, राइट। और वो हो गया तो ये नए चेयरमैन ऑफ फेड
उनके लिए ईजिंग क्रूड माने इन्फ्लेशन का दबाव कम हो रहा है, तो रेट कटिंग शेड्यूल का ऐलान कर सकते हैं वो जून में, और वो मार्केट उसको पहले ही रीड करेगी, क्योंकि अभी देखो उसका कंफर्मेशन का हियरिंग है 11 तारीख को, मई 11 को, फाइनल वन, और उसके बाद वो जो भी बातचीत करेगा, और उसका इंडिकेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, पता है वो क्या कह रहा है अभी? वो कह रहा है कि देखिए मैं रेट कट के फेवर में हूं इफ इन्फ्लेशन इज सपोर्टिंग, मगर मैं लिक्विडिटी को टाइटन करूंगा, यस, बैलेंस शीट कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। करूंगा। तो इसका क्या डिफरेंस इफेक्ट मैं बताऊं आपको, कि रेट कट करेगा तो उसका इंपैक्ट यूएस पे ज्यादा होगा, और एक सेंटिमेंटल इफेक्ट इक्विटी को साथ जाएगा। बैलेंस शीट टाइटनिंग का क्या होगा कि इट इज नॉट लिमिटेड टू यूएस, बिकॉज लिक्विडिटी फाइंड्स इट्स ओन लेवल, सो अमेरिका के लिए इट विल बी लेस हार्मफुल, इट इज मोर फॉर द वर्ल्ड वाइड। तो मेरा मानना है कि रेट कट का जो एक आइडिया आ गया, तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वाइड एक रिस्क ऑन रैली शुरू हो सकती है, राइट? तो क्या है ये सब समरी का मैं कह रहा हूं कि ओनली द टाइमिंग ऑफ दिस सेट ऑफ डेवलपमेंट जो मैं कह रहा हूं वो थोड़े आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। इट इज अ मैटर ऑफ टाइमिंग, मे नॉट हैपन नेक्स्ट वीक, मे नॉट हैपन 2 वीक्स, मे नॉट हैपन 3 वीक्स, बट देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू कैच द एग्जैक्ट बॉटम ना। तो मेरा मानना है कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट टू बाइंग फॉर दोज हु आर नॉट बाइंग। मैं तो ऑलरेडी 1% का डेली का मैंने सलाह दिया है, जिन्होंने फॉलो कर दिया दे कैन कंटिन्यू, दे कैन इंक्रीज टू 1.25%, बट नाउ इज द टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू बाई, बिकॉज दिस वॉर वो रशिया यूक्रेन वॉर की तरह 3-4 साल थोड़ी खींचने वाली है, नहीं कर इट सकता। नॉट लास्ट दैट वे, इम्पॉसिबल है, राइट? देखिए वॉर कैन कंटिन्यू एज एन इजराइल ईरान वॉर, इजराइल लेबनान वॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड हॉर्मुज स्ट्रेट, this war cannot continue। तो मेरा ये सब चीज के कारण we are closer to the end in terms of दबाव on the market, and earning season भी अब तक ठीक ठाक लग रही है, right? Not as bad as expected, war का impact, और yes there will come a time जब हमारी जीडीपी और ये फिस्कल डेफिसिट की डेटा आती है, तो थोड़ा बहुत उसका पूरा इम्पैक्ट अभी तक गणित शायद किसी ने किया नहीं है, तो थोड़ा एक वॉलेटाइल पीरियड आ सकता है जब वो सब क्लैरिटी आ जाए। मगर अगर वॉर खत्म होने की गुंजाइश है, अस्यूम के मई महीने तक वॉर रहती है, ओके, एक वर्स्ट केस सिनेरियो, तो अप्रैल मार्च अप्रैल मई 3 महीने का इंपैक्ट आपको रहेगा, बट वो एक विष की तरह पॉइजन सॉलो कर देंगे। उसके बाद जब ऑयल वापस गिरता है 90 लेवल पे आता है, फिर मैनेजेबल है। अगर ये वॉर ये 105 पे क्रूड बहुत दिन तक टिका, तभी हमारे लिए बहुत बहुत नुकसान हो सकता है ओवरऑल, राइट? तो ये रिस्क है, इसलिए मैंने स्टैगर्ड तरीके से ऑलवेज रेकमेंड किया है। मगर मैं कहूँ दो भी साइडलाइंस में बैठ रहे निवेशक, उनको अभी एंटर करना चाहिए मार्केट को। सर क्रूड में मैं आपको बताऊं, आईए की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है उसकी ट्रैजेक्टरी धीरे धीरे रन रेट में कम हो रही है। दुनिया में ऑयल की डिमांड नीचे आ रही है, केवल इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है, क्योंकि हम अभी भी बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, तो हमारे यहाँ बढ़ रही है लेकिन दुनिया में गिर रही है। और फिर उसका अलग अलग रीजन है, बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेज भी आ रहे हैं। उसका निचोड़ ये है कि जिस दिन ये वॉर खत्म हो जाएगा और हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से क्लियर खुलेगा, तो 6 मंथ to 9 मंथ मैक्स क्रूड थोड़ा एलिवेटेड लेवल पर रहेगा, 85-90 के आसपास चलेगा वो, जब तक कि पूरा रिपेयरिंग वर्क और ये सब नहीं हो जाता। उसके बाद जो जैसे आपने यूएई का बहुत अच्छा बताया कि वो जितनी कैपेसिटी उससे आधा ही वो प्रोड्यूस कर रहा है, लगभग सारी कंट्रीज की वही हालत है। तो ऑयल भरपूर मात्रा में पूरी दुनिया में कि जब वो फुल फ्लेजेड निकल के आएगा, और ये जो कार्टेल तोड़ा गया है, इट इज अ प्लान ऑफ वेरी बिग गेम कि ओपेक का कार्टेल तोड़ दो बिल्कुल। तो ऑयल प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त होगा, और मेरा अपना असेसमेंट है कि आफ्टर 9 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द वॉर क्रूड प्राइसेस $55 से $60 पे आ जाएंगे। कितना? और वो $55 to $60 आफ्टर द वॉर 9 to 6 मंथ लेटर।
वॉर खत्म होने के 9 महीने के बाद $55-60 पे क्रूड दिखेगा और वो भारत के लिए एकदम जैकपॉट होगा, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही सारा तेल है, जहां से आना है सारा तेल। तो हमारे लिए तो बहुत गजब की फायदे होने वाली है, लेकिन ये पहले वॉर खत्म हो और उसके बाद पूरी सप्लाई ठीक होने में 6-8 महीने लगेंगे, पैसे भी लगेंगे और सप्लाई भी लगेगी। तो ये 6-8 मंथ का तगड़ा पेन होगा आफ्टर वॉर। तो वॉर ही नहीं, पहले तो वॉर ही नहीं खत्म हो रहा, अब वो पहले तो वो खत्म हो, क्लियर हो, क्योंकि यूएस को भी चाहिए कि प्राइसेस नीचे आए और उनका एक्सपोर्ट बढ़े, एंड दे वांट टू ट्राई टू कंट्रोल 65% ऑल ऑफ द वर्ल्ड। 30% 34% यहाँ का और 30% अपना। तो ये जब कंट्रोल होगा तो उनको पैसे भी मिलेंगे और सस्ता रखेंगे, क्योंकि डॉलर वीक करना है उनको, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहिए उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो बहुत मल्टीपल गेम ये बन रहा है, लेकिन ये पहले वॉर रुके। लेकिन मूल सवाल मेरा ये है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर इस समय खूब खरीद रहे हैं, क्या उनकी सोच सही है? जो क्वेश्चन हम लोगों ने शुरू में कहा था कि बाद में इसका आंसर करें। देखिए, मैं 3 तरह से बताऊंगा इसको। एक है रिटेल ट्रेडिंग वाले, जो HNIs में ट्रेडिंग करते हैं, फैमिली ऑफिस में करते हैं। तो ट्रेडिंग वाले के लिए मैं मानता हूं कि थोड़ा रिस्की है, कि इतना वॉलेटाइल मार्केट में आप FIS के ऑपोजिट पोजीशन में है। मैं जनरली F&O का डेटा जो देख रहा था, जो पोजीशन FIS ले रहे हैं उसके विपरीत में आप है, ठीक है। तो आपका ट्रेडिंग में आपको बहुत एक कभी जीत नहीं सकते आप FIS के जरिए। तो वो ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी में जो भी कर रहे हैं, ज्यादा इंडिविजुअल रिटेलर्स उतना नहीं करेगा शायद, मगर वो एक चीज है। मगर सेकंड चीज है, जो लोग रिटेल में एक कंपनी की अर्निंग्स को देखकर फिर उसको खरीद रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। जो लोग जस्ट आके म्यूचुअल फंड में, जैसे लास्ट मंथ में भी देखा आपने, म्यूचुअल फंड का आंकड़े ठीक थे, राइट, 40,000। तो वैसे एक अगर ETF, पैसिव इंडेक्स फंड, डाइवर्सिफाइड फंड में खरीद रहे हैं तो वो सही है, बिकॉज मार्केट में वो एक खरीदने का वक्त मैं समझता हूँ आ गया है। तो रिटेल ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि एक बहुत बड़ी ताकत जो है उनके साथ, वो है DMFs का खरीदना। क्योंकि अगर DMF खरीद रहे हैं, उसके पीछे ही खरीद रहे हैं, अच्छी बात है, राइट। सो आई वुड से दैट, इसलिए मैं कह रहा था कि म्यूचुअल फंड को ही दीजिए पैसा, नहीं है आपको इंडिविजुअल खेलना है, मगर डाइवर्सिफाइड रखिए, डोंट पिक अ सेक्टर बेस्ड ऑन अर्निंग्स। मगर मैं जो देख रहा हूँ ज्यादातर वही हो रहा है कि एक कंपनी ने अच्छी अर्निंग दिखाई तो उसका 6-8-10% स्टॉक बढ़ जाता है। यस क्योंकि मैं तो ये मेरे वही हो रहा हूँ। तो रिटेल किस तरह का रिटेल है, वो शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से आ रहा है, तो रिस्क अभी भी है। मगर मीडियम टर्म मेंटालिटी से और प्रॉब्लम क्या बताऊँ मैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है रिटेल के लिए अच्छा स्टॉक कौन सा होता है, जो स्टॉक में बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है, और बड़ी अच्छी कंपनियों ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। ढेर सारा नाम ले सकते हैं हम, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, TCS, इंफोसिस, ये सब अच्छी कंपनियां हैं, वो लगेगी वो कंपनी अच्छी है, मगर वो स्टॉक्स में कोई रिटर्न नहीं आ रहा है। ये कंपनी का आप देखिए पास्ट स्टॉक परफॉर्मेंस, FD के रिटर्न में नहीं मिलेगा आपको। 5-5 साल से सर जीरो रिटर्न है। तो मेरा वही है कि आप डाइवर्सिफिकेशन की रूट, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डाइवर्सिफाई करेंगे, अपनी आप की तरफ पैसिव फंड से डाइवर्सिफाई करेंगे, या फिर आप स्टॉक्स में ही हर सेक्टर में से कुछ कुछ स्टॉक्स को चुन के डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है, डाइवर्सिफाई करो। जो डाइवर्सिफाई करने वाला इन्वेस्टर है वो स्मार्ट है आज। सेकंड में कहूंगा, उसको भी मैं कहूंगा कि आप स्टैगर कीजिए, that is the best option, stagger कीजिए, right, but I would say that the time to buy has started. Correct. That's time what I to feel. buy But staggered that doesn't mean that there won't be a further correction. Suddenly कुछ हो सकता है, समझिए कि अमेरिका ने बॉम्ब लगा दिया खारग आइलैंड के ऊपर, तो नेचुरली उस दिन ऑयल का प्राइस तो 140 जाएगा, 120 छोड़िए, तो उस दिन मार्केट करेक्शन होगा। तो ये सब ऐसी चीजें तो होती रहेगी ना, टिल द डेफिनेटली के वॉर एंड हो गया करके एक कंफर्म्ड न्यूज
आती है, ये वॉलिटिलिटी रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप ढेर सारा लमसम डालने के बगैर स्टैगर कीजिए, जैसे आपकी इच्छा। मैं तो 1% रूल तो 28 फरवरी से रिकमेंड कर रहा हूँ, बट अभी 1% अभी ऑलरेडी डाल रहे हैं तो ऐसे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने नहीं डाला तो अभी जाके एकदम लमसम मत डालिए, अभी भी स्टैगर कीजिए, जिससे अपनी आपकी जो टाइम फ्रेम है 30 दिन का रखिए, तो हर दिन का कुछ ना कुछ ऐसा मैं कहूंगा कि स्टैगर कीजिए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये मैं 100 टाइम्स देने के लिए तैयार हूँ कि सेक्टर एलोकेशन का पिकिंग। देखिए बैंकिंग इज द वर्स्ट, कितना डिसअपॉइंट किया है बैंकिंग ने, और सब लोग सोचेंगे कि बैंकिंग इतना सेफ है, ऑयल का उसका लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। बट वहां पे भी क्यों? क्योंकि एफआईएस का इंडिया एक्सपोजर में 30% बैंकिंग होता है, तो इंडिया के बारे नेगेटिव है तो बैंकिंग की ही वाट लगती है। सेकंड, किसने एक्सपेक्ट किया कि आरबीआई का ये सडनली आज फ्रेमवर्क रिलीज करेंगे? तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर देयर हैपनिंग इन ऑल द सेक्टर्स, राइट? और दैट इज इट। और फिर the other factor is of course also is there कि समर की सेल्स, ऑटो की सेल्स अच्छी दिख रही है, रूरल की डिमांड पिकअप होती हुई दिख रही है, आईसीआईसीआई बैंक के लोन की डिमांड देखे हैं, तो ओवरऑल सिग्नल्स है। मगर इंडियन फिस्कल के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो इम्पैक्ट क्रूड के प्राइस का होगा, वो ठीक से गणित किया है क्या? एफआईएस उस आंकड़ों को देखकर और भी थोड़ा सेल इंडिया कर सकते हैं, ये है सबसे बड़ी रिस्क मार्केट में। करेक्ट सर। एक सवाल मेरे मन में है आपसे पूछने का आज। हाँ, क्या लॉन्ग टर्म, वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वाली जो कन्वेंशनल सोच थी, अब वो कन्वर्ट हो गई है पोजिशनल लॉन्ग टर्म में? वो पोजिशन लॉन्ग टर्म 6 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, और अब वो बहुत लॉन्ग टर्म का आप सोच नहीं चलेंगे। जैसे हम लोगों ने भी देखा कि बैंक को ही अगर आप देखें, कोई भी बड़ा बैंक देखें, आप आईसीआईसीआई बैंक देखें, एक्सिस देखें, ऊपर से ऐसा भी नहीं कि 30% करेक्ट हो चुके हो, और ऐसा भी नहीं कि वापस 40% चल गए। ये एक बहुत ही नैरो रेंज में प्ले हो रहे हैं, और लंबा चार्ट देखें तो जीरो रिटर्न बन रहा है। वो आईटी में जीरो रिटर्न लंबे समय में, बैंक में जीरो रिटर्न, ऑटोज में जीरो रिटर्न। तो क्या अब ऐसा मानना चाहिए कि इतना अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में आ गई, इतना डिसरप्शन आ रहा है, हर जगह कुछ नई चीज आ जाती है, अचानक से कुछ हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन हम लोग लेके चलते थे, वो अब बदल गई है पोजिशनल लॉन्ग टर्म में, विच कुड बी मैक्सिमम 3 years। इसीलिए मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर बिलीफ रखता हूँ कि वो पोर्टफोलियो में वो बदलाव ला सकते हैं। वेरएज आपने डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदा तो आपको ये पोजिशनल लॉन्ग टर्म करने की जरूरत है, पर म्यूचुअल फंड का काम ही है पोजिशनल लॉन्ग टर्म लेना ना। हर फंड अपना पोजीशन में बदलती है ना, ओवरवेट अंडरवेट को बदलती रहती है कॉन्स्टेंटली, तो वो अप विद द टाइम्स कीप अप करने की कोशिश करते हैं ना, राइट? तो इसलिए मेरा बिलीफ है कि म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन इन दिस सिचुएशंस, बिकॉज यू कैन नॉट फॉल इन लव विद अ स्टॉक और अ सेक्टर। जैसे आप कह रहे हैं पोजिशनिंग यू कैन नॉट टेक, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि फंड मैनेजर्स की सोच अलग होती है, क्योंकि आप 2-3 म्यूचुअल फंड को निकाले तो किसी का फेवरेट सेक्टर और स्टॉक बहुत फर्क होता है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खाली एक फ्लेक्सी कैप को लेकर बैठिए मत। आई प्रेफर कैप ओवर फ्लेक्सी कैप, आई प्रेफर मल्टी एसेट ओवर फ्लेक्सी कैप, बिकॉज गोल्ड भी अच्छा करेगा व्हेन वॉर खत्म होता है, क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन वाली बात तो चलती रहेगी। तो मेरा मानना है कि आपको कोर फंड जो होनी चाहिए वो है एक मल्टी कैप, एक मल्टी एसेट, और उसमें आप 3 डिफरेंट स्टाइल के मल्टी कैप, 3 डिफरेंट स्टाइल के मल्टी एसेट को चुनिए। और स्टाइल इसमें फर्क कैसे आप देख सकते हैं, मल्टी कैप में जो बैलेंस 25% होता है, वो फंड मैनेजर की सोच जानने की कोशिश कीजिए। क्या वो अलग लास्ट 25%, एक 25 तो मिड लार्ज में डालना है, एक 25 मिड में डालना है, एक 25 स्मॉल में डालना है, बाकी का 25 एक फंड मैनेजर लार्ज कैप ज्यादा चुन सकता है, एक स्मॉल कैप ज्यादा चुन सकता है। तो आप उसको कॉन्ट्रा तरह से चुनिए, राइट? सिमिलरली मल्टी एसेट में एक हो सकता है कि गोल्ड भी लूं मैं, सिल्वर भी लूं, एक कहेगा कि खाली मैं गोल्ड ले सकता हूं, दूसरा कहेगा कि मैं नहीं कुछ कमोडिटीज में भी प्ले करूंगा, somehow through the stocks,
राइट, थ्रू स्टॉक्स। और सेकंड है कि वहां पे भी एक लार्ज कैप मिड कैप का ओरिएंटेशन फंड मैनेजर टू फंड मैनेजर वेरी होता है। तो स्टडी कीजिए फंड्स को और 3 अलग तरीके के फंड को चुनिए विद इन दिस कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू मी यू डोंट नीड एनी अदर फंड्स, मल्टी कैप, मल्टी कैप मल्टी एसेट, मल्टी कैप मल्टी एसेट, ईच में 3 बट 3 कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल। तो थोड़ा स्टडी करना होगा, तो इसलिए आप एक एडवाइजर का हेल्प ले लेंगे तो अच्छा होगा। सर मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। हाँ श्योर। देखिए ये चार्ट है ऑटो इंडेक्स का। हाँ, ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट ये है, ये पूरे 4-5 साल का आप देखिए कि इसने यहां पे टॉप बनाया, एक बार टॉप बनाया, 2 बार टॉप बनाया, 3 बार टॉप बनाया। तो मंथली नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, जीएसटी कट का सारा फायदा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और उस टॉप को रिगेन करने के लिए इसको अब एकदम लास्ट में देखिए, एकदम राइट कॉर्नर पे ये जो चार्ट का जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे, तो जो हम लोग भी बात करते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन रिटर्न नहीं बन रहा है, ऑटो में वो चीज अब हमको प्ले होते हुए दिख रही है इस चार्ट के थ्रू कि बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, मंथली सेल्स नंबर आर रियली गुड, मतलब पिछले 6-8 महीने से तो अच्छे ही आ रहे हैं, लगातार अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल रिटर्न अपने पुराने हाई को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है ऑटो इंडेक्स, जबकि बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। ये एक पैटर्न मार्केट में हमको बहुत जगह दिख रहा है, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स, कि ये मतलब सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, नंबर भी अच्छे दे रहे हैं, बढ़िया कंपनी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन बेचारे जिसको होता है ना कि बहुत ओवर मैच्योर हो गए, तो उनके अंदर वो जोश नहीं बचा कि अब बहुत आउट परफॉर्म कर पाए मार्केट को। तो नई नई चीजें ढूंढने का, तो उसमें आप सही कह रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक बेटर वे हो सकता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा बास्केट है, ज्यादा स्टॉक्स हैं, बास्केट है। और जो आप कह रहे हैं ना कि यू चेंज योर व्यू, कभी देखे ना, कोई अंडरवेट है ऑटो में, कोई ओवरवेट है ऑटो में, ट्रू। तो ऐसे चुनिए, यू मेक श्योर कि डिफरेंस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड को ब्लाइंडली मत डालिए, यू अंडरस्टैंड द फंड मैनेजर सोच, उसकी पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, और आप में वो लाने की कोशिश करिए। डोंट गो टू वेरी सिमिलर टाइप ऑफ फंड, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसलिए थोड़ी उधर भी स्टडी की जरूरत है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, करते हैं लास्ट 5 years परफॉर्मेंस, 3 years परफॉर्मेंस, 2 years परफॉर्मेंस, 1 year परफॉर्मेंस देके डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में, राइट। तो मैं कहता हूं कि डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि टॉप परफॉर्मर और बॉटम परफॉर्मर में सेक्टर एलोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगा, यस। तो आप सिंपली वो भी चुन सकते हैं, मैं बॉटम परफॉर्मिंग फंड और टॉप परफॉर्मिंग फंड को चुनेगा तो आपको कंप्लीटली डिफरेंट पोर्टफोलियो मिल जाएगा। एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट वीक तो सर अभी बहुत बड़े बड़े ट्रिगर और भी आने, चुनाव का परिणाम भी आएगा, मंडे को ही आएगा, 4 तारीख को ही आएगा, उसका भी कुछ वो ना इलेक्शन के बाद मैं भूल गया, इलेक्शन का इम्पैक्ट 1-2 दिन के लिए रहेगा मार्केट में, मंडे को तो एटलीस्ट रहेगा ही, मंडे सेकंड हाफ में, तो मंडे को ड्यूरिंग द डे ना, ओपनिंग पे नहीं दिखेगा, वोट का एक सिलसिला 2 बजे आपको तक, 2 बजे तक, उसके बाद ही मार्केट में आप अप टू 2 o'clock, देन आफ्टर 2 o'clock आप एक पब्लिक मार्केट को भी 2 हिस्सों में देखना पड़ेगा, और लोगों की नजर केवल पश्चिम बंगाल में लगी हुई है, उधर क्या हो रहा है, और थोड़ा बहुत इधर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उतना नहीं है। मैं कहूँगा कि देश की देखेंगे तो बीजेपी को उधर एक बहुत बड़ा ये करना कोशिश बहुत साल से हो रही है, तो नेचुरली, बट इसका मैं सोच रहा हूँ कि डाउनसाइड ज्यादा नहीं हो सकता है, बिकॉज एज इट इज बंगाल इज अ टफ टेरिटरी फॉर बीजेपी। तो अगर समझिए कि हार भी गए तो उतना नेगेटिव मार्केट नहीं है, मगर जीत गए तो एक अच्छा पॉजिटिव रुझान आ सकता है मार्केट को। डाउनसाइड तो बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि वो तो गिवन है, और पॉजिटिव तो बहुत है, क्योंकि वहां पे भी अभी पुराने औद्योगिक घराने हैं, संजीव गोयनका ग्रुप का पूरा अभी भी हेडक्वार्टर वहां पे है, नेवतिया जी का है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल वाला, बहुत सारे बिजनेसेस अभी वहां पे हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट हो सकता है। प्लस मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने मुझसे कहा रियल एस्टेट के दाम बहुत भागेंगे वहां पे बंगाल में, जैसे ही अगर ऐसा हुआ कि बीजेपी जीत गई, तो बंगाल का रियल एस्टेट, स्पेशली इन कोलकाता, रियल एस्टेट विल बी वेरी वेरी हाई, जो अभी काफी सस्ता है वहां पे।
हाँ तो ये सब भी अगले हफ्ते प्ले आउट होना है और हम्म। लेट्स से। बाकी ट्रम्प साहब के आपने फोटो देखी होगी सर, वो असॉल्ट राइफल लेके जो उन्होंने खिंचाई थी। क्या क्या क्या? ट्रम्प ने एक फोटो डाली थी, नो मोर हाँ नाइस गाय, और एक असॉल्ट राइफल लेके फोटो खिंचाई थी। अच्छा ऐसी। ट्विटर पे डाली थी उन्होंने, ट्रुथ सोशल पे। उसी में तो बवाल अच्छा हुआ था कि अब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो वो ये फूड जाएगा। देखिए और एक बात थी ना, मैं बताना भूल गया, अमेरिका के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर टू एंड द वॉर क्यों है बताया आपको? क्योंकि टैरिफ का रिफंड भी चालू हो गया। तो चालू हो गया, हाँ। हाँ तो फाइनेंशियली उनकी भी हालत उतना ये नहीं है अभी। पूरा नहीं 160-70 नहीं, बिलियन डॉलर वापस करना है, तो इसलिए वापस वॉर करना। को इतना दे के नॉट कंटिन्यू दिस फॉर एवर। तो मेरे ख्याल यस। में सडनली एक दिन आ जाएगा जब बोलेंगे कि हमने जीत गए वॉर। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारे नए फैक्टर्स जुड़ेंगे और हम सब लोग उसको देखेंगे। और अगले हफ्ते फिर से एक बार हम लोग जब बैठेंगे नेक्स्ट वीकेंड में, तो क्या क्या चीजें बदली उस पर रखेंगे। और रिजल्ट सीजन में मेरे ख्याल में एंड की तरफ पहुंचने लगेगा, लेकिन पूरा अंत होगा उसके बाद वाले वीक में। तो फिर एक बार अर्निंग सीजन पे ही बात नहीं करेंगे। देखिए मेरे ख्याल में ना 2 हफ्ते में ये हो जाएगा, बिकॉज सभी दिग्गज कंपनियां हर सेक्टर में आ जाएगी ना, तो एक सेक्टर का एसबीआई, आउटलुक भी हाँ, और 2 हफ्ते में आ एसबीआई भी जाएगी। आ जाएगा। हाँ, तो अभी आज हो गई है, मतलब क्या हम लोग 4 तारीख, 4 वाला हफ्ता रहेगा पूरा। हाँ, तो नेक्स्ट वीक अर्निंग का पूरा कैप्चर हो सकता है। नेक्स्ट वीक और लेटेस्ट बाय द वीक आफ्टर, वीक आफ्टर, हाँ। यस बस यस यस मैक्स यस। मैक्स। तो इसलिए मेरा मानना है उसके बाद डीएस के पास कोई रीजन नहीं होगा कि कैश हाथ में रखे, हाँ, तो खरीदारी करने लगेंगे। तो मेरे वो वही हिसाब है कि अभी हमें भी खरीदना चाहिए। एफएस खैर आएंगे वॉर के बाद ही आएंगे, तो वो उस तो हाँ दिन का बात। आप इंतजार करते करते तो कुछ नहीं होगा। और जब तो एफआई वापस चलो। आएंगे ना, नहीं नहीं एक हाँ और बात बता दो, एफआई जब वापस हाँ आएंगे तो एक्चुअली टॉप लेवल निफ्टी और सेंसेक्स की मार्केट इतनी हिलेगी नहीं, क्योंकि जब जैसे ही हाँ, वो वापस आएंगे ये डीआईएस सब उधर बेच देंगे। बेच देंगे ये। तो वैसे बाइंग विल बी मैच्ड बाय सेलिंग। तो यू मे नॉट हाँ सी हेडलाइन ग्रोथ, बट मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी रैली ज्यादा हो सकती है, एक रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण, डीआईएस की पार्टिसिपेशन के कारण, और वो लार्ज कैप में प्रॉफिट बुक करके जहाँ भी चला हुआ है कुछ भी, और उसको डाइवर्ट करेंगे ब्रॉडर मिड कैप और स्मॉल कैप में। इसलिए मैं यस। मल्टी कैप का रिकमेंडेशन कर रहा था। मल्टी कैप इज बेटर वे। यस और यस। देखा ना आपने अभी इस हफ्ता का भी देखा, मंथ का भी देखा है कि रेजिलियंस बहुत है मिड एंड स्मॉल कैप में, उतना गिरा नहीं सॉलिड। है। जिस दिन सर वो क्रूड बहुत भागा था, तो अपना निफ्टी 330 पॉइंट गिरा था, और हम्म उसी दिन रिकवरी नीचे से 200 पॉइंट की हुई थी। वो हम्म। रेजिलियंस तो गजब का है मार्केट में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। और हम लोग नेक्स्ट वीक फिर थैंक यू। बैठते हैं, देखते हैं क्या क्या नए डेवलपमेंट आते हैं, और चुनाव के भी कुछ अगले परिणाम देख के फिर उसमें कुछ लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीक रिजल्ट देखने के बाद। थैंक यू ठीक सो है। मच।